करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 140वें स्थापना दिवस पर संस्थान ने अपनी विकसित सिंथेटिक डेयरी नस्ल ब्रीड कर्ण फ्रिज देश को समर्पित की है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय भाटिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान करनाल जेल और एनआरआई के बीच एक समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जेल में बंद कैदियों को पशुपालन, डेयरी उत्पाद निर्माण और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि रिहाई के बाद उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर मिल सके। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रीड कर्ण फ्रिज नस्ल भारतीय थार पारकर और हॉल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के क्रॉस ब्रीडिंग से विकसित की गई है, जिससे बेहतर दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने विपक्षी नेताओं, राम मंदिर से जुड़े मामले, पेट्रोल डीजल की कीमतों और अन्य समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाए, जबकि ईंधन की कीमतों को लेकर सरकार की नीतियों का पक्ष रखा। इन राजनीतिक टिप्पणियों पर संबंधित विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया इस समाचार में शामिल नहीं है। सौभाग्यशाली है कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट जो हिंदुस्तान का सबसे पहले नंबर का डेयरी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर है। और आप देखिए कि इनके आने के बाद हमारे आसपास के क्षेत्र में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में क्रांति भी आई दुग्ध पालकों के लिए, दुग्ध के उस क्षेत्र में पशु पालकों के लिए। तो आज मैं ये समझता हूँ कि खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन करते हैं और खास तौर पे इसमें महिलाएं वर्किंग करती है, घर में रहकर सारा दिन गाय की सेवा करनी, पशुओं की सेवा करनी और उससे दूध लेना, मैं समझता हूँ घर को भी ताकत देता है और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। भाटिया जी, मनोहर जी ने कहा है कि जो इमरजेंसी का दौर रहा उसमें 3 लाल थे, संजय गांधी और बंसीलाल और उसके साथ। देखिए आज का टाइम जो है ना, मैं समझता हूँ किसी भी राजनेता के लिए बड़ा खतरनाक टाइम है। अब ये मालूम नहीं मेरी पूरी बात में से कौन सी लाइन आप निकालकर उसको हाईलाइट करेंगे। अगर मनोहर लाल जी का पूरा भाषण आप सुनिए, पूरी वीडियो आपने देखी भी होगी, वो आ भी गई, वो उनका चौधरी बंसीलाल जी के साथ जो संवाद है, सम्मान के साथ, चौधरी बंसीलाल जी का बहुत सम्मान करते थे मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी भी खुद बहुत सम्मान करते थे। ये तो उनका आपस का संवाद था कि अब तक हम आमने सामने लड़ते थे, आप कांग्रेस की राजनीति करते थे, हम बीजेपी की करते थे, और आज आप हरियाणा विकास पार्टी के नाते हमारे साथ जुड़े। पूरा संवाद है दोनों का। उस संवाद की जानकारी माननीय मनोहर लाल जी दे रहे हैं कि मैंने ऐसे कहा कि हमारे सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप जब इमरजेंसी लगी तो आपका नाम टैग किया जाता था कि इमरजेंसी के समय आप इस हरियाणा के शासक थे और हम हमारे पीड़ित थे। तो उन्होंने ये उनसे बात करते बोला हम क्या बोले, हमारे को लोगों के बीच में जाना है तो बोलना पड़ेगा। इमरजेंसी में जिन्होंने तुम्हारे ऊपर जुल्म की, आज तुम उनके साथ समझौता कर रहे हो, ये राजनीतिक स्वार्थ है, अपॉर्चुनिटी है, ऐसा उनके माइंड में रहा होगा, ऐसी उन्होंने बात की। तो चौधरी बंसीलाल जी ने भी बड़ा पॉजिटिव वे में जवाब दिया कि जो हो गया सो हो गया, आज के बाद कभी हिंदुस्तान में कोई भी इमरजेंसी लगा नहीं सकेगा। इट मीन्स उन्होंने भी माना कि इमरजेंसी लगना गलत था। इमरजेंसी जो भी लगाई गई किसी इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता की लालसा में, स्वार्थ में लगाई गई, ऐसा उन्होंने भी मन ही मन उस बात को माना। तो ये वो संवाद है, उस संवाद की वो चर्चा इमरजेंसी के दिन ही कर रहे हैं और जब उसी दिन ही करनी बनती है तो वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अपने किरण चौधरी जी उन्हीं के परिवार की हैं, श्रुति जी उन्हीं के परिवार की हैं और हमारी सरकार में मंत्री भी और बड़े हमारे सम्मानित नेता हैं और बहुत सुलझी हुई नेता है किरण चौधरी जी। तो मैं समझता हूँ इस बात को थोड़ा इंटरप्रेट अपने एंगल से लोगों ने किया है और ये आज का राजनीति में और चलता ही है। कल अंबाला में एक बच्चा 4 साल का था, बोरवेल में गिर गया, उसकी डेथ हो गई। नहीं, बड़ी पहले भी घटनाएं ऐसी हुई हैं, तो ये मैं समझता हूँ परिवार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो बोरवेल खुला छोड़ते हैं ये उनकी भी लापरवाही है। मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है क्योंकि जीवन बड़ा अमूल्य है और एक बच्चे के जीवन के साथ तो पूरे परिवार के सेंटीमेंट्स, भावना, एक परमात्मा का रूप होता है छोटा बच्चा, और ये ऐसी घटना घटी है तो बहुत दुखद। लंपी वायरस या अन्य पशु रोग जो है उनके लिए हरियाणा सरकार पशुपालकों को किस तरह से मैं आज, अगर आपने मेरा अगर सुनी हो बात पूरी, तो मैंने आज विशेष सबसे बड़ा चैलेंज पशुपालन करने में नहीं है। लोग पशुओं की सेवा भी करना चाहते हैं, उनके दुग्ध उत्पादन भी करना चाहते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा देश
दुग्ध के मामले में, उत्पादन के मामले में हिंदुस्तान ही है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, जो पशुओं को बीमारियां लगती हैं, उसके ऊपर भी मैंने आज आग्रह किया है कि आप लोग डॉक्टर लोग हैं, आप रिसर्च कीजिए। उसके लिए आपको जो भी सुविधाएं प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से चाहिए, मैं आपका वकील बन के एडवोकेसी करूंगा। भाटी जी, आपकी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन कल तीसरा आईएएस अफसर गिरफ्तार हुआ है आईडीएफएस सीमेंट घोटाले में। इतने लंबे स्तर पर जड़े हैं भ्रष्टाचार। देखिए, उस केस के मेरिट या डीमेरिट के बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहता कि उसमें वो आईएएस अधिकारी दोषी है या नहीं, अभी ये सारी चीजें जांच में है। लेकिन आप ये देखिए कि पहले कभी आईएएस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करते किसी ने सुना था? आज इस किसी न किसी आईएएस अधिकारी या ऑफिसर के ऊपर राजनीतिक संरक्षण होता था। लेकिन आज जो भी चीजें सामने आई, अभी तो प्राइमा फेसी फर्स्ट अपीयरेंस है, आगे इसके अंदर क्या चीज होगी कि वो कसूरवार भी है या नहीं है। कई बार क्या होता है, देखिए, हमें 1 मिनट लगता है अधिकारी को दोष देना, करप्शन को दोष देना। अगर मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हूं, अगर बैंकों का पैसा ट्रांसफर हो रहा है, रूटीन में भी अधिकारियों से फाइलें साइन होती हैं, आप इसके पीछे इंटेंशन देखिए। अगर उस अधिकारी की इंटेंशन ऐसी थी और उसने पैसा ट्रांसफर करने में उसमें कोई पैसा लिया है, रिवार्ड लिया है, कोई गिफ्ट लिया है, कोई कैश में लिया है, तो हम मान सकते हैं कि उसकी नीयत में फर्क था, गलती की। अगर अनइंटेंशनली, अनजाने में, एक रूटीन में चीज डिपार्टमेंट में चल रही है, वो फाइल भी वैसे निकली है, तो मैं समझता हूं ऐसे अधिकारियों को मैं समझता हूं नहीं पनिश करना चाहिए। देखिए, ओवैसी जी का तो माइंडसेट अपना है। जो आदमी ये बोलता हो कि मेरे को सिर्फ 15 मिनट दे दो, मतलब जो कौम का ही नाश करने की बात करते हो, उनके मुंह से, वो कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसे लोगों का अखिलेश यादव हो, ओवैसी दीन हो या ममता बनर्जी हो, कैसा उन्होंने इलेक्शन के दौरान बोला कि मेरे कारण तुम बचे हुए हो, पूरे हिंदू समाज को चैलेंज करके बोल रही है, मेरे कारण बचे हुए हो, अगर मैं इशारा कर दूं तो तुम में से कोई ना बचे। इनका माइंडसेट दूषित हो चुका है। इनको मुस्लिम भी एक इंसान नजर नहीं आता, इनको मुस्लिम भी एक वोटर नजर आता है कि हमारा वोट इंटैक्ट रहे, वो चाहे कुछ भी लुट जाए। लेकिन हम भी, लोग बीजेपी को बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। भारत माता की जय बोलो, बीजेपी किस मुसलमान के खिलाफ? अपने हिंदुस्तान की मादरे वतन, ये किसने नारा दिया था? एक मुस्लिम ने दिया था। आप हिंदुस्तान की जय बोलो ना, बीजेपी साथ में। देखो, राम मंदिर का जो भी घटनाक्रम रहा, जो भी घटनाएं सामने आई, वो बड़ी दुखद है। लेकिन अगर सरकार उसके ऊपर कार्रवाई ना करते, योगी जी उसके ऊपर कार्रवाई ना करते, तो हम समझ सकते थे कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। लेकिन जब वो आत्मा से खुद भी दुखी हैं और जिन्होंने भी ये दोष किया उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम सबको उनके ऊपर विश्वास भी करना चाहिए, और जो महरम का काम कर सकती थी उनकी बात नहीं की। सर, एक चर्चा में रहा बयान मनोहर लाल जी का कि इमरजेंसी के 3 दलाल संजय, इंदिरा और बंसीलाल, मैं अंदर बता ही रहा था, आप थे नहीं। मैं कह रहा था कि आज किसी भी राजनेता का सबसे बड़ा कठिन काम है कि 1 मिनट में उसका एक शब्द भी पकड़ा जाता है। अगर उसने 10 बातें बोली हैं, सामने वाला उस एक लाइन को पकड़कर कहां तक हाईलाइट कर दे, कहां तक मुद्दा बना दे। माननीय मनोहर लाल जी की जो दी हुई भाषण के अंश हैं, उसमें से केवल एक लाइन को, इसी नारे को पकड़ा गया। अगर पूरी वीडियो को देखा जाए, पूरी वीडियो पढ़ी जाए, उन्होंने उस बात का हवाला दिया कि जैसे चौधरी बंसीलाल जी और उनकी बातचीत हो रही है, समझौते के तहत बात हो रही है। अभी आज हम समझौता करने जा रहे हैं, हरियाणा विकास पार्टी और ये, उस समय आप कांग्रेस में थे, जब इमरजेंसी लगी तो सबसे बड़ा बात यही आती थी सामने। छोटे छोटे होते थे, यही बातें चलती थी। जो बात उन्होंने बोली, कहते आज हम लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग हमें अवसरवादी नहीं बोलेंगे, अपॉर्चुनिस्ट नहीं बोलेंगे कि आज सत्ता के कारण आपने इमरजेंसी में जिनके कारण ज्यादती हुई, जुल्म हुई, डॉक्टर मंगल सेन के ऊपर हुई, रामविलास जी के ऊपर हुई, तो आज हम लोगों के बीच में जाकर क्या जवाब दें। उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी से डिस्कस, चौधरी बंसीलाल जी का व्यक्तिगत रूप से वो बहुत सम्मान करते हैं, हरियाणा के निर्माता के रूप में चौधरी बंसीलाल जी को कौन भुला सकता है। और जितना आर्य समाज के प्रति उनकी भावना थी, कितने धार्मिक और आध्यात्मिक थे वो, और बड़ा ईमानदारी का जीवन उनका रहा है चौधरी बंसीलाल जी का। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी तारीफ की है। अगर 2 व्यक्तियों की बातचीत का हवाला देते हुए आदमी कोई स्पीच दे रहा है और उस स्पीच में से एक नारे को पकड़कर आप हाईलाइट करते हैं, तो इससे माइंड किसका गलत है
है, ये आपको सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता माननीय मनोहर लाल जी की सोच में कोई चौधरी बंसी लाल जी के लिए डिसरिस्पेक्ट थी या आज भी है, कोई अवमानना है। जानबूझकर किसी का एक शब्द पकड़कर टारगेट करना, मैं अपने मीडिया के सभी बंधुओं से कहूंगा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मंत्रिमंडल नहीं, मुझे पेट्रोल डीजल के भी दाम कम, मुझे लगता है 100%। अब मोदी देखो, आज सबसे ज्यादा जो पेट्रोल डीजल का उपयोग कर रहे हैं लोग, सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ हिंदुस्तानी है जो भी इन चीजों का उपयोग कर रहा है। मैं समझता हूं आज देश को आगे बढ़ाने में उनका हाथ है। अगर उन्होंने 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया महंगा भी डीजल लिया, सरकार को टैक्स के रूप में पैसा दिया, अब आप वो देखिए कि वो टैक्स का पैसा किस रूप में हमारे पास आ रहा है। आयुष्मान के रूप में हमारे पास आ रहा है, राशन के रूप में हमारे पास आ रहा है, जो लोगों को, गरीब लोगों को सहायता, अपलिफ्टमेंट है, उसमें आप देखिए यूज हो रहा है। लोगों को चुभता नहीं है, रेट भी नहीं चुभता, पैसा देना भी नहीं चुभता। जैसे दान की बात चल रही है, दान देना भी नहीं चुभता। लोगों को अगर ये लगे कि हमारा दिया हुआ पैसा सही रूप में हमारे पास आएगा, उतने का उतना आएगा वापस, तो लोगों का दिल और बढ़ता है, उनको चुभता नहीं है पैसा देना। मोदी जी के आने के बाद एक विश्वास जनता के अंदर ये बढ़ा है, अगर 100 रुपया टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में सरकार के पास जाता है, वो 100 रुपया वापस जनता के हितों के लिए खर्च होने के लिए आता है। पुनर्स्थापित हो सके, इसी कड़ी में हमने एनडीआरआई को संपर्क किया था। यहाँ के डायरेक्टर साहब भी काफी पॉजिटिव लगे, उनको भी लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसी कड़ी में आज हमारे द्वारा एमओयू साइन किया गया, जिसमें बंदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी पशुपालन के रखरखाव की, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो आएंगे उनको कैसे आगे पैदा करके मार्केट तक लेके जाया जा सकता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एमओयू साइन हुआ और रूपरेखा तैयार की जाएगी कि अब इसको क्रियान्वित कैसे किया जाना। तो बंदियों को ट्रेनिंग एनडीआरआई की तरफ से दी जाएगी। ये बंदियों को ट्रेनिंग एनडीआरआई, हाँ जी, बंदियों को जो ट्रेनिंग का मुहिम है, ये सारा प्रोजेक्ट एनडीआरआई की देखरेख के साथ ही हम चलाएंगे। तो मतलब अभी कुछ ग्रांट भी दिए गई है पूरे हरियाणा में। हाँ, ये श्री संजय भाटिया जी एमपी साहब द्वारा सभी जेलों के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुदान राशि एमपी लेट स्कीम में से दी गई है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और आगे भी आशा करते हैं कि जिन टारगेट्स को सामने रख के उन्होंने ये अनुदान राशि दी है, हम उस पर खरे उतरें और इस मुहिम को हरियाणा की सभी जेलों तक लेकर जाएं। तो जेल की एक अच्छी पहल है ये, वहाँ से दूध के उत्पाद मिलेगा ताकि जनता के बीच में भी। बिल्कुल जी, ये अच्छी पहल है कि ट्रेनिंग देना, पशुओं के साथ लगाव रखना, तो ये उनको बिल्कुल सुधार की एक गुंजाइश रहती है और समाज में पुनर्स्थापित करेगा। बंदियों के लिए भी एक नया रोजगार ढूंढने का एक अवसर है, जो वहाँ से छोड़ के अपना रोजगार कर